हल्ला नहीं करो, नहीं तो टॉपिक चल रहा है अशोक और कलिंग युद्ध इसी में है। हो जाए कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध अशोक अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष, धम्म यात्रा भी, इसकी चर्चा भी 8वें शिला, धम्म यात्रा की चर्चा 8वें स्तंभलेख में, धम्म यात्रा की चर्चा 8वें में और कलिंग युद्ध की चर्चा 13वें में, धम्म यात्रा की। चलिए अब आगे देखते हैं। 14 को मेन शिलालेख है। यहाँ पे बैठाओ जी बबनी लोग को, कहीं कहीं बैठो लोग, स्टूल छोड़ के नहीं जाना तुम लोग, मतलब जहाँ ले के नहीं, जहाँ रखना है वहीं रखोगे ना, उठ के चल जाती है, फिर रास्ता जाम हो जाता है। और स्टूल देखना जब इधर उधर न रखे, वरना निकलने में क्या हो जाता है, दिक्कत होने लगता है, जाम लग जाएगा। आगे बढ़े, एनी प्रॉब्लम? तो आज अशोक के क्या देखना है हम लोग को? अभिलेख। अशोक ने कई चीज को लिखवाया था, जैसे शिलालेख भी लिखवाया, अभिलेख भी लिखवाया, गुफा में भी लिखवाया, सब स्तंभ लेख भी लिखवाया, बहुत लिखा है। लेकिन उसके कुछ चीजें काफी फेमस हो गई हैं यहाँ पे। पहला तो हम आपको बताएं, गुर्जरा, मास्की, उदय गुलान, नादेर, ये 4 गो अभिलेख में उसने अपना नाम प्रयोग किया है अशोक। लेकिन अशोक के आगे सम्राट या राजा प्रयोग नहीं किया। तो क्या पता चलेगा कि किसका है? समझ में आगे कि नहीं आ गया? जैसे तुम्हारा नाम क्या है? सौरभ पांडे। अब मान के चलिए कि सौरभ पांडे लिख दिया, तो सौरभ लिख दिया अभिलेख में, ये अभिलेख सौरभ का है। तो आज से 200 साल पर लोग कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, सौरभ ये है कि सौरभ गांगुली? हाँ, सौरभ गांगुली लोग समझेंगे, इसका अभिलेख कौन पढ़ेगा? हाँ, तो अभिलेख लिखने में भी आपको कम से कम महान व्यक्ति होना चाहिए, तभी तो अभिलेख ठीक रहेगा। तो गुर्जरा, मास्की, नादेर, उदय गोलान, दोबारा बोलिए, गुर्जरा, मास्की, नादेर, उदय गोलान, गुर्जरा, मास्की, नादेर, उदय गोलान। यहाँ पर अशोक ने कौन सा नाम प्रयोग किया? अशोक। लेकिन राजस्थान के भबरू अभिलेख में सम्राट अशोक, क्या जी? सम्राट अशोक, एकदम लास्ट में जाके सम्राट अशोक। हाँ, मगध नरेश सम्राट। सम्राट बड़े राजा ही लिखते थे सब, हाँ छोटका मोटका राजा सम्राट लिखेगा सर ना, तो बड़का राजा आके इनका व्यवस्था कर देगा सम्राट की जगह पे। हम कई अलग, अशोक जो था वो ब्राह्मण धर्म को शुरुआत में मानता था, बाद में इसने बौद्ध धर्म अपना ले। आपको पता है यहाँ पे बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा भतीजा दिया निग्रोध। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? प्रेरणा दिया था और गुप्त ने शिक्षा दिया। कलिंग युद्ध के बाद हथियार त्यागने की प्रेरणा उसकी पत्नी कारुबाई। वैसे भी पत्नी सब लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती है, हाँ, महिलाएं ज्यादा लड़ाई वगैरह नहीं चाहती है। उन सबको महिला सब जो होती है सब ना, वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती। उनको चाहिए कि भाई 10 बजे ऑफिस जाए, 5 बजे चल आए, ज़्यादा नौटंकी नहीं, खाना पीना बढ़िया खाए, संडे सैटरडे कहीं जाए, फिल्म उलिम लगल है, मतलब लाइफ को वो लोग ना, मतलब जिंदगी को जिस तरह से जीना चाहिए ना, एकदम हैप्पीनेस की तौर पे जीना चाहते। और मेल की मेंटेलिटी होता है ना कि वो खूब काम करना चाहता है, वो आखिरी दम तक सोचेगा कुछ पैसा कमा ले। मेंटेलिटी दोनों में थोड़ा सा वो होता है, उनको काम पसंद होता है, जितना ज़्यादा काम करना दो। तो कारुबाकी को बहुत मानता था, 5 में सबसे ज्यादा किसको मानता था? क्यों मानता था? प्रिय क्यों थी? हाँ हाँ, ज्यादा बोलती थी कि कम बोलती थी? हाँ, समझदार हैं आप लोग यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अशोक के अभिलेख कई भाषाओं में लिखे, जिसमें सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है ब्राह्मी लिपि का। किसका? ब्राह्मी लिपि का सबसे ज्यादा, 90% किस लिपि का प्रयोग हुआ है? ब्राह्मी। खरोष्टी लिपि का भी प्रयोग हुआ है। खरोष्टी लिपि दाहिने से बाएं लिखा जाता है। उर्दू जो होता है ना, खरोष्टी लिपि में लिखते हैं।
और इस तरह से जो लिखते हैं हम लोग देवनागरी, वो ब्राह्मी टाइप का है। समझ में आ गया कि नहीं? तो ज्यादातर अशोक के अभिलेख किसके प्रयोग हुए? कुछ पाकिस्तान साइड में मिला, वो किस में है? खरोष्टी लिपि में। अफगानिस्तान साइड में मिला अरमाइड में। कौन सा? अरमाइड लिपि में। किस लिपि में? अरमाइड लिपि में। किस लिपि में? अरमाइड लिपि में। और भारत से बाहर जो मिला है मध्य एशिया में, तुर्की में, मध्य एशिया में, वो किस भाषा में मिला है? ग्रीक भाषा में। किस भाषा में मिला है? ग्रीक भाषा में। तो अशोक के ये अभिलेख मिले हैं कई भाषाओं में मिले, जिसमें सबसे ज्यादा प्रयोग किसमें हुआ? ब्राह्मण। अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा किससे मिली थी? डेरियस से। किसे? डेरियस, ईरान के शासक डेरियस। अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा ईरान के शासक डेरियस। याद रहेगा? अशोक के अभिलेख को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। सबसे पहले उसी ने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने। आगे बढ़ जाए ना, तो अशोक के कई बहुत ज्यादा मिलेगी, 8000 से ज्यादा शिलालेख वगैरह मिला। 8000 थोड़े पढ़ेंगे आप लोग। स्तूप, शिलालेख, स्तंभलेख मिला। वो काम है कौन चीज था? लड़ाई छोड़ दिया। लड़ाई छोड़ दिया तो नया साम्राज्य कब्जा नहीं होने वाला है। 5 गो पत्नी हो ही गई थी, सब भी समझ गया था कि भाई कलिंग युद्ध से तो ज्यादा टफ है इन सबको संभालना। नहीं समझे? देखिए, बाहर वालों से लड़ना आसान होता है, घर के अंदर लड़ाई हार जाइएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बेचारा अब अशोक करे तो क्या करे, टेंशन में था। तो खाली क्या लिखवाता था? अभिलेख, शिलालेख, यही सब लिखवाते रहता था। जहां तहां जाते बहुत ही लिखवा दिया। स्तूप वगैरह बनवाते रहता था। अब आगे बढ़े। सोना कुमारी, ललका सियार मत भेजो। तनिको सा कुछ होता है ना तो ललका सियार भेजने लगती है सब। तुम इधर से करिका सियार भेजो, तो ललका इमोजी बना के भेजती। हम गुस्सा हैं। चलिए, अब हम अशोक के 14 प्रमुख शिलालेखों को देखते हैं। कितने शिलालेख को? 14 प्रमुख शिलालेख को हम लोग देखते हैं। अब सबको पीडीएफ मिला है? 14 प्रमुख शिलालेख से क्वेश्चन आते हैं। अतः आप लोग को इन 14 शिलालेखों को ध्यान से समझना है। आप अशोक सम्राट जो थे, राज्याभिषेक कब कराए थे? अब 269। कलिंग लड़ाई, हाँ 261। चौथा वर्ष, 8वां वर्ष। अब अशोक के देखते हैं हम लोग क्या चीज? चतुर्दश शिलालेख। 14 को है तो इसलिए चतुर्दश। चतुर्दश मतलब 14। तो अशोक के 14 शिलालेख बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि इसने ना अलग अलग जगहों से इसको प्राप्त किया गया। चतुर्दश शिलालेख को ना अलग अलग जगह से प्राप्त किया गया। अब इसमें पूछता क्या है कि किस शिलालेख में किस चीज की चर्चा है? तो पहला शिलालेख जो है ना, अहिंसा में मुख्य रूप से चर्चा किया है। तो अहिंसा जब चर्चा होगा तो पशु बलि पर भी रोक लगाने की बात होगी। बिना पशु बलि पर रोक लगाए अहिंसा कैसे होगा? नहीं ना होगा। यहाँ पे तो पशु वगैरह के बलि पर क्या किया था? रोक लगाने की जगह। तो पहला शिलालेख जो है अशोक का, उसमें किस चीज की चर्चा है? अहिंसा की चर्चा है। अहिंसा की। और किस पर है? पशु बलि पर रोक। अहिंसा और पशु बलि पर रोक लगाने की बात कहा है अशोक ने। किसी को दिक्कत? तो ये हो गया आपका उसका पहला अभिलेख। दूसरा शिलालेख में उसने पशु चिकित्सा की बात किया। इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि ईसा के जन्म के लगभग 200 मतलब 250 साल पहले, ईसा के जन्म के 250 साल पहले, 261 में इसके कलिंग युद्ध किया ना, 261 ईसा पूर्व, तो लगभग 250 समझिए। और ईसा के जन्म से हम लोग को 2023 साल अभी हो चुका है, और ये ईसा के जन्म से पहले की बात, यानी मोटा मोटी आज से 2500 साल पहले किसी ने सोचा था कि वेटनरी डॉक्टर भी होंगे, तो इसने पशु चिकित्सा की भी बात कही थी। तो भारत ऐसे ही महान नहीं था यहाँ पे, लेकिन भारत में क्या है ना, अलग अलग भाषाएं हो गई। हमारा इंटरनल चीजों में इतना है ना कि हम लोग एक्सटर्नल पहुंच ही नहीं पाए। साउथ इंडिया में जाके देखिएगा तो हिंदी को ना, मतलब हिंदी क्यों बोलेंगे हम, नहीं तो अंग्रेजी क्या बोल रहे हो।
हमारी भाषा तेलुगु है, तमिल है, तो तेलुगु है, तमिल बोलो, तब अंग्रेजी को भी मत बोलो। नहीं तो हम अंग्रेजी बोलेंगे, हिंदी नहीं बोलेंगे। आता भी है तो भी मतलब देखिए, अब अगर आपको अपनी भाषा से प्रेम है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये क्या है कि हम अपनी भाषा से भी प्रेम है, अंग्रेजी से भी प्रेम है, भारत हिंदी से नहीं है, तो भले भारत में बड़ा उटपटांग चीजें होने लगी हैं, इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा आगे नहीं जा पाए। तो ये हो गया हिंदी। यहाँ पे क्या है, पशु चिकित्सा, पशु चिकित्सा, वेटनरी डॉक्टर, पशु चिकित्सा। और साथ में ना दक्षिण भारत की भी चर्चा है। किसकी चर्चा है? दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत में ना केरल पुत्र, केरल पुत्र, सतीय पुत्र, सतीय पुत्र, पांड वंश, कौन सा वंश? पांड वंश। और किसी चेर वंश, चेर वंश की चर्चा है। उस समय एक और वंश था जिसका नाम था चोल, लेकिन चोल की चर्चा नहीं है, जबकि उस समय दक्षिण भारत का सबसे मजबूत वंश अगर कोई था, चोल। अब ये क्यों इसकी चर्चा नहीं है, ये एक विषय है अध्ययन का, कि आखिर जब चर्चा किया गया है तो जो महत्वपूर्ण है उसकी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसकी चर्चा नहीं है। उस समय दक्षिण भारत में सबसे प्रमुख कौन था? चोल। उनकी नौसेना भी प्रमुख थी। यहाँ पे चोल साम्राज्य 2 बार इसका उत्थान हुआ, 2 बार इसका पतन हुआ। यहाँ पर शुरुआती चोल जो था, जो अशोक के समय था, उसकी राजधानी उरईयूर होती थी। बाद में जो राजेंद्र चोल के समय दोबारा चोल वंश आया, उसकी राजधानी तंजौर हो गई। समझ में आ गया कि नहीं गया? लेकिन चोल वंश की जानकारी क्यों नहीं कही गई है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को दिक्कत? तुम बकलोलवा एगो बीचवा में काहे खड़ा है इसे मशरूम की तरह, और तुम घसकल है थोड़ा सा, जगह ना है तो इस पर बैठ जाओ। तुम्हारे खड़ा होने से बाकी को पीछे डिस्टर्ब हो रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा था? हाँ, खड़ा होना है, साइड में कहीं खड़ा जाओ। ये है तनी सा ढीला। हाँ, पहले आगे बैठ के नौटंकी करता था। एक से एक रहता है सब। एक आकर हमको देश बदलना, हमको पहले नौकरी ले, पहले अपना घर बदल, पहले खलिया पेट कौन सी देश बदलाएगा जी? जिसने भी देश बदला है पहले अपने आप को बदला है। हाँ, किसी को दिक्कत? पटना बोरिंग रोड में एडमिशन, पटना बोरिंग रोड सीट भर चुका है। पटना बोरिंग रोड में सीट भर चुका है। अब वहां जाके बात कीजिएगा लोग, दूसरा से मतलब क्लासरूम वहां लिया जा रहा है, ठीक है? तो उसी सिलसिले में उसमें आपको जगह मिल जाएगा। उस क्लासरूम में बहुत कम में चांसेज है। चलिए अब तीसरा शिलालेख देखते हैं। देखो दूसरा शिलालेख में ना यही पूछता है जानबूझ के, अशोक के द्वितीय शिलालेख में किस दक्षिण भारतीय राज्य की चर्चा नहीं है? किसकी नहीं है? चोल वंश की चर्चा नहीं है। तीसरा शिलालेख में 3 अधिकारी की चर्चा है। कितने अधिकारी की? 3 अधिकारी की चर्चा है। राजुक, युक्तक और प्रदेशक। राजुक, युक्तक और प्रदेशक। राजू, युक्तक और प्रदेशक। राजुक, युक्तक और प्रदेशक, जिसमें सबसे बड़ा अधिकारी राजुक था। किसका है? राजुक। राजुक वर्तमान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के समान काम करता था। अशोक ने राजुक, अशोक के समय राजुक जो अधिकारी होता था उसका पद इतना बड़ा था कि अशोक ने कलिंग में जो अभिलेख लिखवाया है, इस 14 में नहीं, कलिंग में, अभी उसको ही पढ़ाएंगे। कलिंग अभिलेख जब लिखवाया ना, तो उसने कहा जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को एक धाय माँ को देकर, धाय माँ मतलब पालने वाली माँ, जैसे अशोक की, जैसे अकबर की धाय माँ महामानगढ़, आप देखे होंगे यशोदा माँ ने पाला था, कृष्ण भगवान को कितना प्रेम से पाली थी यहाँ पे। उसी तरह ना उसने कहा कि जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को किसे देकर, एक धाय माँ को देकर निश्चिंत हो जाती है अपने भविष्य, बच्चे के भविष्य को लेकर, उसी तरह मैं अपनी जनता को राजुक के हवाले करके निश्चिंत हो गया। तो समझिए राजुक का पद कितना बड़ा था। यदि अगर कोई कहे कि मैं ये चीज इसको सौंप कर क्या हो गया, निश्चिंत हो गया, मतलब वो पद कितना बड़ा है, समझा गया कि नहीं आ गया? तो राजुक बहुत बड़ा पद था। राजुक क्या था? बहुत बड़ा पद था। तो याद रखिएगा, अशोक के समय पूछा हुआ है कि सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? राजुक।
राजुक के बारे में विशेष जानकारी मिलती है कलिंग अभियान में, क्योंकि कलिंग में काट कूट के आया था और कलिंगे का निर्माण ज्यादा जरूरी था, तो कलिंग में उसने स्पेशली राजुक को नियुक्त किया था और कलिंग अभिलेख में उसने लिखा था कि मैं राजुक को सौंप कर निश्चिंत हो गया। हर 5 साल में राजुक जाएगा, पूरा समाज को देखेगा और रिपोर्ट किसको सौंपेगा? अशोक को सौंपेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो राजुक युक्तक प्रदेशक की चर्चा, दक्षिण भारत, पशु चिकित्सा, दूसरा पशु हत्या पर रोक, अहिंसा, राजुक युक्तक प्रदेशक, तीनों अधिकारी में सबसे बड़ा राजुक था। सतीय पुत्र की चर्चा, केरल पुत्र, पशु चिकित्सा, ठीक है। अब चौथा में भैरी घोष के जगह पे धम्य घोष, चौथा में भैरी घोष के स्थान पर धम्य घोष। भैरी घोष, कौन सा घोष? भैरी घोष, भैरी घोष के स्थान पर धम्य घोष, ये पढ़ाए हम आप लोग को। धम्य घोष, धम्य घोष का मतलब धार्मिक नीति को, राजनीतिक और अहिंसात्मक ये नीतियां जो सांसारिक नीतियां उसे छोड़कर धार्मिक मार्ग पर चला गया कि मैं भैरी घोष अर्थात हिंसा के रास्ते को छोड़कर, सांसारिक रास्ते को छोड़कर धम्य घोष अर्थात सत्य के मार्ग पर, अहिंसा के मार्ग पर चल पड़ा हूं। तो भैरी घोष के स्थान पर धम्य घोष की चर्चा, भैरी घोष के स्थान पर धम्य घोष, भैरी घोष के स्थान पर धम्य घोष कौधा चौथा, याद रहेगा ना? ये भी पूछा हुआ, ये 14 को बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से आपको याद हो जाएगा। एंशिएंट हिस्ट्री जितना पढ़ाते चले उतना याद करते चलिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूरे एंशिएंट हिस्ट्री में, वरना हिस्ट्री बड़ी तेज भूलता है। समझ में आए ना? तो हिस्ट्री आपको याद जितना बताते चलेंगे उतना याद करते चलिएगा। जैसे अशोक पढ़ाए ना, तो अशोक में आपको कहानी नहीं भूलेगा। भूलेगा क्या चीज पता है? राज्याभिषेक, कलिंग युद्ध, 8वां साल, समझ में आ गया कि नहीं आएगा? उसी समय 8वां साल कलिंग युद्ध हुआ, 8वें साल आपका क्या हो गया? धम्म यात्रा चालू हो गया। 10वें वर्ष गया, 20वें वर्ष लुम्बन। तो ये सब चीज नहीं, लेकिन जो चीज भूलने वाला है, जिसको आपको पक्का भूलता है उस पर डबल टिक छोटा सा मार दीजिएगा, जिसको कभी कभी भूलता है सिंगल टिक मार लीजिएगा, जिसको कभी नहीं भूलता है उसको कुछ मत कीजिएगा। जैसे अशोक किसका बेटा था? अशोक मगध नरेश था। जैसे भबरू अभिलेख पे मार लीजिएगा एक। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो आपको याद रखना है ना कि जैसे अशोक पढ़ रहे हैं तो उसके 20% हिस्से पे ही आपको डबल टिक या सिंगल, डबल टिक मतलब ये बहुत ज्यादा भूलता है, सिंगल टिक मतलब कम भूलता है और इंपॉर्टेंट भी है यहाँ पे। इसलिए आपको केवल कितने % पे टिक करना है? 20%। और जब भी रिवीजन करिए तो 20 फटाक से मार दीजिएगा 20%। रिवीजन जिस दिन आप पूरा करने बैठिएगा ना, कभी मने नहीं लगेगा, कभी होगा ही नहीं यहाँ पर। 20% अगर कह देगा कोई, फटाक से मार देगा, एक बार में गायब हो जाएगा। अच्छा, मेन चीज क्या क्या देख लिए यहाँ पे? इसलिए 20%, 20 से 25%, उससे ज्यादा रिवीजन कर रहे हैं, इसका मतलब आप पढ़ रहे हैं। रिवीजन कहाँ कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं आप। आगे बढ़े तो भैरी घोष के स्थान पे धम्य घोष की चर्चा, धम्य महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा 5वां शिलालेख। धम्म महामात्र, धम्य महामात्र यह एक क्या था? अधिकारी था। क्या था? अधिकारी था। यह इस बात की जांच करता था कि लोग धम्य अर्थात बौद्ध धर्म या अशोक ने जो धर्म संहिता बनाई है कि हिंसा न करे, एक दूसरे में टांग न लड़ाए, उस हिसाब से आप जीवन यापन कर रहे हैं या नहीं कर। अशोक के इसी धम्य महामात्र नामक अधिकारी से प्रेरित होकर औरंगजेब ने भी एक अधिकारी नियुक्त किया था जिसका नाम था मोहतसिब। क्या नाम था? मोहतसिब। वो भी धार्मिक मामलों की क्या करता था? जांच करता था। धार्मिक मामलों की क्या करता था? जांच करता था। तो याद रखिएगा, अशोक ने किस अधिकारी को नियुक्त किया था? धम्य महामात्र, धम्य महामात्र, धम्य महामात्र। और औरंगजेब ने मोहतसिब। किसका? औरंगजेब पहुंचेंगे तो इसकी चर्चा करेंगे। किसी को दिक्कत है यहाँ पे? तो धम्य महामात्र की चर्चा, अहिंसा की चर्चा, भैरी घोष और धम्य घोष की चर्चा। हाँ,
सबसे प्रमुख अधिकारी राजुक। राजुक 3 अधिकारियों की चर्चा। तीसरा धम्म महामात्र की चर्चा किसमें? 5वां शिलालेख। 6वां में कहता है कि जन कल्याण के लिए मेरे अधिकारी जब चाहें मिल सकते हैं। जन कल्याण के लिए मेरे अधिकारी जब चाहें हमसे मिल सकते हैं। तो अधिकारी किससे मिल सकते हैं? राजा से। जितने भी अधिकारी हैं, अधिकारी ये किससे मिल सकते हैं? राजा से मिल सकते हैं। लेकिन ये राजा से क्यों मिलेंगे? जन कल्याण, जन कल्याण के लिए, जनता की भलाई के लिए। तो जन कल्याण के लिए राजा से ये जब चाहे तब क्या कर सकते हैं? मिल सकते हैं। ऐसे राजा से कोई बार बार थोड़ी मिलता है जी। राजा बार बार सबसे मिलता भी नहीं है, उसको इतना टाइम थोड़ी है, टाइम नहीं है। दूसरा हायरार्की मेंटेन करना है। एक सबसे बड़ी खराबी क्या होती है ना कि जो राजा से मिल जाएगा ना उसके नीचे वाले को कुछ समझेगा नहीं। ये बहुत खराब चीज है। अगर आप किसी एसपी से मिल के आ जाएंगे ना, अगर एसपी आपको बढ़िया से चाय पानी पिला दिया ना तो आप दरोगा को पूछबे नहीं करेंगे तुम कौन हो भाई, इसलिए वो मिलबे नहीं करता है जल्दी। ये हायरार्की है। आप लोग भी जब अधिकारी बन के जाइएगा ना, ये सब चीजें आपको बताई जाएंगी कि बहुत ज्यादा किसी को इंटरटेन नहीं कीजिए। एक प्रोफेशनल जो तरीका है उसी हिसाब से रखिए, ना तो दरोगा का तुम कुछ ही है। हाँ आज देखो नेतवा कर रहा है, धमकी दे रहा है, यहाँ पे करा ट्रांसफर करा देंगे। तुम जब तक नेता बनोगे ना सारी ये अधिकारी अपनी बैच के रहेंगे सब। हाँ तुम बहुत ज्यादा अधिकारी को टॉर्चर करोगे ना, चुनाव में आचार संहिता लगता है ना, याद रख लेना इन अधिकारियों को। जिस एरिया में तुम्हारा वोटिंग ज्यादा होगा ना, इतना ना कड़ा टाइट करेगा कि लोग वोट देने नहीं निकलेंगे। आपको क्या लगता है 5 साल आप कूद लीजिए, नेता लोग जब ज्यादा कूदने लगते हैं ना, बहुत ज्यादा, अगर मान के चलिए कभी आप सताए होंगे उसको और गलती से ट्रांसफर लेके आप ही के एरिया में आ गया तो उसको पता है कि ये टोला में इसका वोट नहीं है, ये टोला में जाते, इतना ना टाइट सिक्योरिटी कर देगा ना, किधर 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 यहाँ पे 2-3 आदमी को सोटेगा सड़क पे, बाकी लोग कहेंगे तो कोई का जरूरत है वोट डालने भी ना जाएंगे हम। अरे कोई ना कोई गलती करबे करता है, अधिकारी सब इग्नोर कर देता है, अरे चलो ना यार थोड़ा बहुत चलते रहता है, और वो इग्नोर नहीं करेगा, 4 को सोटेगा ना, बाजार में हल्ला हो जा रहे बड़ी मार रहा है रे, चित काबरा उतर लो। समझ में आ रहा है ना? इसलिए ज्यादा पंगा नहीं लीजिए। सब आओ भी जानते ना, हम लोग के पढ़ाए विद्यार्थी नहीं सहेगा किसी का, केवल संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को दिक्कत? अच्छा महिला अधिकारी से जल्दी कोई नहीं उलझता है। हाँ वो जानता है कि भाई अगर ये टारगेट बना ली तो कहीं ना कहीं इनको न लपेट दीजिए। यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट होती है सब। आगे बढ़ जाओ तो बताइए, अधिकारी जब चाहे मिल सकते हैं किसमें? 6 में। 7वां शिलालेख सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा, इसमें सभी धर्मों में समन्वय की चर्चा। किसकी? समन्वय की चर्चा। धर्मों में आपसी समन्वय, भाई बात विचार बिजा के रखो। ब्राह्मण धर्म हो गया, उस समय हिंदू धर्म ब्राह्मण धर्म के नाम से जाना जाता। आगे बढ़ जाए, सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा समन्वय की चर्चा। समन्वय की चर्चा 7वां शिलालेख। सबसे बड़ा शिलालेख आपसी समन्वय की चर्चा। 8वें शिलालेख में अशोक ने धम्म यात्रा की चर्चा किया है, जो राज्याभिषेक के कौथे वर्ष से चालू होता है? 8वें वर्ष से चालू होता है। 10वें वर्ष कहाँ गया था? गया, वहां जाके इसने टैक्स को कम कर दिया था। 20वें वर्ष, 8वें वर्ष से ये हर साल कहीं ना कहीं जाता था। अब पता चला हाजीपुर गया तो थोड़े ना नाम होगा। उस समय अशोक ने धम्म यात्रा बौद्ध धर्म के लिए किया, और बौद्ध धर्म में 2 प्रमुख स्थान गया, लुम्बिनी। गया और लुम्बिनी। सारनाथ गया रहता तो उसका भी नाम हो जाता, लेकिन राजा को इतना फुर्सत है, उस समय हेलीकॉप्टर थोड़े होता था।
जितने बड़े पद पर जाइएगा ना, आपका अपने जगह पे रहना बहुत जरूरी है। मतलब अगर आप बहुत बड़े, जैसे कर्मचारी लेवल पे हैं तो आप छुट्टी पे गए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एक बड़े अधिकारी लेवल पे गए तो आप किसी अन्य जगह पे जाएंगे ना तो आपका एक अन्य जगह खाली होगा। जैसे नरेंद्र मोदी अगर जापान जाते हैं तो भारत में उनका जगह खाली रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि आप जितने बड़े पद पे जाएंगे ना तो आप कहीं हैं तो इसका मतलब कहीं पर नहीं है, काम ही रुक जाता है यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं? शी जिनपिंग आए नहीं आए वहां पर, आपका तबीयत खराब है उसका, हाँ मिर्गी उर्गी टाइप का कुछ है उसका। आगे बढ़ते हैं। पुतिन तो नहीं आ सकते ना युद्ध के मैदान में, युद्ध के में छोड़ के कोई आएगा? युद्ध के छोड़ के कभी कोई नहीं जाता, विद्रोह हो जाएगा ना। युद्ध छोड़ के कभी कोई जाएगा? कभी नहीं जा सकता। तो उसके ऊपर क्या होती है? जिम्मेदारी होती है यहाँ पर। आगे बढ़ जाए। तबीयत तो उसका बहाना है, ठीक है हम लोग के लिए भी। हाँ अरे कोई वो सब नहीं आए चले, हम लोग के लिए बहुत अच्छा हुआ नहीं आया। और एक तरह से पुतिन, अगर पुतिन भी आ जाते, शी जिनपिंग भी आ जाते हैं, मोदी जी भी रहते, बाइडेन भी रहते, दिक्कत हो जाता कि भाई बाइडेन को नहीं बोलेंगे तो बेचारा गुस्सिया जाएगा, वो पुतिन को नहीं बोलेंगे तो मोदी जी हटे तो दोनों लड़ मच जाए। आए महाराज, इसलिए ले जाते मोदी जी इनको लेके चल गए राजघाट। देखिए गांधी जी अहिंसा का पाठ पढ़ाए थे यहाँ पे, जाइए घूमिए यहाँ पे। सिक्योरिटी था बाप रे बाप, दिल्ली सेंटर पे जितने लोग काम करने आते, मतलब इतना ज्यादा। अच्छी बात भी है कुल वहीं था ही सब, समझ रहे हैं? प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था जर्मनी, ऑस्ट्रिया के राजकुमार का सेरेजोयो में हत्या। एक वो राजकुमार मराया था तो प्रथम विश्व युद्ध याद है, यहाँ 20 गो आया था सब, एक के को न मराया था फर्डिनेंड। अब प्रथम विश्व युद्ध हो गया, अब 20 को मरा था तो बहुत दिक्कत हो जाता है यहाँ पे। सबको सिक्योरिटी देख के रखना है, जरूरी है। तो बताइए धम्म यात्रा की चर्चा, धम्म यात्रा 8वां शिलालेख है। और राज्याभिषेक के कौथे वर्ष से? कौथे वर्ष से? 8वें। कौथे वर्ष से? 8वें। अब देखते हैं 9वां वर्ष। कौन सा वर्ष? 9वां वर्ष। 9वां वर्ष में क्या है? नौवां शिलालेख। छोटे त्योहारों पे क्या कर दिया? प्रतिबंध। छोटे त्योहारों पे प्रतिबंध लगा दिया। तो जो छोटे त्योहार थे उस पे क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगाने की चर्चा की। कहा कि जो छोटे जनता का क्या है कि पैसा जो होता है ना कुछ ज्यादा इसमें लग जाता है, इसलिए छोटे मोटे त्योहारों से बचने की सलाह दिया, बड़ा त्योहार मनाने की बात कही थी। तो छोटे त्योहारों पे किसी, अशोक ने छोटे त्योहारों पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। इसमें सच्ची शिष्टाचार और सच्ची भेंट का उल्लेख है कि भाई बड़ा त्योहार मनाइए, बड़ा भेंट दीजिए, जैसे दशहरा मना लीजिए, दिवाली मना लीजिए, होली मना लीजिए। ऐसे छठ पूजा तो बिहार के लिए भाई सबसे बड़ा त्योहार है। बिहार में अगर कोई कहेगा दिवाली मनाएंगे कि छठ, एक ऑप्शन तो लो बिहार में ना दिवाली, छठ के आगे दिवाली धूमिल पड़ जाता। बाकी पूरे विश्व भारत के लिए दिवाली बहुत प्रमुख त्योहार होता है, लेकिन बिहार में छठ सबसे प्रमुख होता है। यहाँ पे छठ घाट वगैरह पे तो छठ की तो तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से होती है। अब तो बाकी जगह पे जहां भी बिहारी बसे हैं वो लोग छठ मना रहे हैं और सबको सिखाइयो दिए हैं। महिला इस सब चीजों में बहुत आगे रहती है। और छठ में महिलाओं का ही त्योहार है, और वो महिला दूसरे महिला से रहेगी बेटा उटा के लिए ठीक है, तो बगल वाली भी कही हम अपने बेटवा के लिए मान लेते हैं। अब धीरे धीरे छठ अमेरिका ब्रिटेन तक पहुंच गया। तो महिला सब धीरे धीरे क्या करती है, अब चांद पे भी जैसे देखिएगा ना, जहां ही चंद्रयान खोज किया पानी का, बस छठ हो गया। चंद्रमा पे जहिया पानी का खोज हुआ, ओका अगला साल वहां क्या हो जाएगा?
छठ पूजा। यहीं से एगो दूसरा चंद्रयान जाएगा, सूप अर्घा वर्घा सब ले के, और वहां पे भी क्या हो जाएगा, छठ पूजा। अच्छा बात है, वहां पे हो जाए तो बस पानी का तो खोज करने का देरी है, ना तो बिना पानी छठ कैसे होगा। तो छोटे मोटे त्योहारों पे क्या किया है, किसने, अशोक ने। अशोक ने छोटे त्योहारों पे क्या कर दिया है, प्रतिबंध। किसमें किया है चाचा, किसमें, सबसे बड़ा शिलालेख, अधिकारी जन कल्याण के लिए जब चाहे मिल सकते हैं। हाँ, आपसी समन्वय की चर्चा किया है। जन कल्याण के लिए अधिकारी मिल सकते हैं, किसमें, सबसे बड़ा पशु चिकित्सा, दूसरा है यहाँ पे। धम्म घोष की जगह बैरी घोष। जैसे दशहरा बड़ा होता है, नवरात्रि, अरे नवरात्रि दुर्गा माँ के लिए होता है, दशहरा रावण का वध होता है, तो 9 दिन का होता है दशहरा। मेनली दशहरा तो रावण का वध है ना, और नवरात्रि तो दुर्गा जी की पूजा है, 9 दिन की पूजा है। एक ही कैसे है भाई, अरे मतलब एक 9 दिन तो दुर्गा जी की पूजा ना होती है, और 10वां दिन तो रावण मरा गया। हाँ, भैंस, राम जी मारे थे रावण को, ये तो दुर्गा जी भैंसासुर को मार दी। तो अशोक के समय क्या था कि अशोक ने छोटे त्योहारों पे क्या किया था, अब बड़े त्योहार को छोड़ दिया था। अशोक ने क्या किया था, हम लोग के यहाँ से ज्यादा दुर्गा पूजा सबसे बेहतरीन बंगाल में होता है। बंगाल का दुर्गा पूजा बहुत बेहतरीन होता है। चलिए आगे बढ़े। 10वां शिलालेख में इसने धम्म के महत्व को बताया है। किसके महत्व को, धम्म के महत्व की चर्चा किया। धम्म के महत्व की चर्चा, धम्म के महत्व की चर्चा चौथे शिलालेख में। धम्म यात्रा 8वां, धम्म महामात्र, धम्म महामात्र, धम्म का महत्व 10, धम्म यात्रा, धम्म भैरी घोष की जगह धम्म घोष। देख रहे हैं धम्म की कितनी चर्चा किया है। धम्म घोष चौथा, धम्म महामात्र, धम्म यात्रा, धम्म का महत्व। 14 को में तो 4 को तो धम्म पे आगे पीछे घूम रहा है, नहीं समझे, किसी को दिक्कत। छोटे त्योहारों पे रोक लगे। देखिए त्योहारों में खर्चा भी होता है, जिस बहाने लोग कुछ कमा भी लेते हैं। त्योहारों में बहुत सारे लोग हैं जो वेट करते हैं त्योहारों में कुछ बेच के कमा ले। आप कि जो सबसे नीचे तबके के लोग हैं वो त्योहारों में उनकी दुकान अच्छे खासे चल जाते हैं, तो थोड़ा बहुत चल जाता है उन लोग का त्योहार वगैरह में दुकान। नहीं तो बाकी तो नॉर्मल जिनकी दुकानें हैं उनके लिए क्या मतलब है त्योहार की। लेकिन बहुत सारा ऐसे दिखेगा ना जो त्योहारे में दुकान ये लगाते हैं, सामान वामान बाहर से लगा कर, थोड़ा सा इनकम उनका ठीक ठाक हो जाता है उस बहाने। तो त्योहार का 2 एक्सपेक्ट होता है। अब देखिए 11, आगे बढ़े। धम्म का महत्व किसमें है बाबू, छोटे त्योहारों पे रोक। धम्म यात्रा, धम्म यात्रा, धम्म का महत्व 10, धम्म महामात्र, धम्म घोष, धम्म यात्रा, धम्म महामात्र, धम्म महामात्र 5, धम्म महामात्र 5, धम्म का महत्व 10, धम्म का महत्व, धम्म घोष चौथा, धम्म यात्रा। देखिए 4 का दूना 8, 5 का दूना 10, तो धम्म यात्रा 4, धम्म घोष 4, धम्म यात्रा 8, धम्म महामात्र 5, धम्म का महत्व। छोटे त्योहारों पे प्रतिबंध 9, छोटे त्योहारों पर प्रतिबंध 9। सबसे बड़ा 100 से 700 से समन्वय,
आपसी समन्वय, आपसी समन्वय, 3 अधिकारी, दक्षिण भारत, पशु चिकित्सा, पशु हत्या पे रोक, अहिंसा, अहिंसा 1, मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को न सता, कितना में 11, ब्राह्मणों को न सता, ब्राह्मणों को न सताएं, मेरे अधिकारी किसे ना सताएं, ब्राह्मण, किसमें 11 रुपया दक्षिणा दे, असताएं नहीं, पहले दक्षिणा में 11 रुपया, इसी टाइप का ना दक्षिणा दिया जाता है, 11, 21, 51, 101, 101, अब खत्म हो गया, 501, आगे बढ़ते हैं। क्या है, कोई 501 से कम देगा तो ये कौन बात है आपसे? आदमी मान के चलो कि अगर सपोज तुम 501 लेते हो, कोई 21 रुपया देगा तो नहीं लोगे? हाँ, नहीं लेते हैं, क्या कहते हैं? अरे कितना, जो जिस हिसाब से रहे उसी हिसाब से ले लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। ब्राह्मणों को न सताएं, किसमें, कितना में, 11 में है, ब्राह्मणों को न सताएं 11। स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए स्त्री महामात्र, स्त्री महामात्र, स्त्री महामात्र की चर्चा, कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध, स्त्री युद्ध एक के पास लिखा हुआ है। स्त्री 13, 12, स्त्री महामात्र 12, कलिंग युद्ध 13, स्त्री या युद्ध एक के पास लिखा हुआ, बताइए। स्त्री और उसके, हाँ अच्छा, रोकने के लिए, अच्छा तो देखो ये सब को भी डिप्लोमेसी आने लगा इन सब में, देख रहे हो। देखिए इसका कहना है कि युद्ध रोक सके इसलिए स्त्री की चर्चा यहाँ है। चलो वेरी गुड, यही सब डिप्लोमेसी, बस जिस दिन ये डिप्लोमेसी आ गया ना, मतलब दुनिया बहुत इजी लगने लगी। क्या ये लोग को तो हम एकदम आराम से, मित्रों बस ये क्या आ जाना चाहिए डिप्लोमेसी। पहले स्त्री है कि स्त्री की बात नहीं मानेंगे तो फिर युद्ध हो जाएगा, इसलिए बात मान जाइए। कारूबागी का बात मान ले तो युद्ध हो जाता। समझा रही थी, काहे मार करने जा रहा है, तू बैठो नहीं, यहाँ पे चल गया मार करने वहां पे। बताइए कलिंग युद्ध दे रहा, उसे जस्ट पहले स्त्री महामात्र और ब्राह्मणों को ना सताएं, 11 रुपया 11वें शिलालेख में, समझा गया कि नहीं आ गया? कितना तुम दक्षिणा लेते हो? पूरा पूजा कितना में हो जाता है? चलिए मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को न सताएं, किसमें याद रखिएगा 11 रुपया जजमान। तो चलिए स्त्री महामात्र, कलिंग युद्ध, धम्म घोष, धम्म यात्रा, धम्म महामात्र, धम्म का महत्व, छोटे त्योहारों पर प्रतिबंध, नवरात्रि से याद रखिएगा 9, जैसे दशहरा ज्यादा बड़ा होता है। अभी बताइए नवरात्रि में ज्यादा मेला लगता है कि दशहरा में? नवरात्रि का तो एकदम पूरा, दशहरा में जिसको नहीं हो निकलना वो चल जाता है। एक आदमी नहीं देखता है मेला, कम से कम 10-15 को पंडाल घूमेगा, नहीं समझे? चश्मा पहन के क्या है? आगे बढ़े तो छोटे त्योहारों में प्रतिबंध, 9, ब्राह्मणों को न सताएं, स्त्री महामात्र,
कलिंग युद्ध। 14 में कहा कि मैंने बहुत कुछ लिखवाया है, अगर इसमें कोई त्रुटि है ना तो लिखने वाले की गलती है, हमरा नहीं। तो 14 शिलालेख तो ऐसा ही हो गया, 14वां शिलालेख तो बस ऐसा ही हो गया। नहीं समझ में आया? अब जैसे हमने पीडीएफ में कोई गलती लिख दिया तो मेरी गलती है। किसकी गलती है? टाइपराइटर। किसकी गलती है? टाइपराइटर की गलती है। कोई भोज में खाना खिला रहा होता है, नमक आगे पीछे हो गया तो किसकी गलती है? बावर्ची का। बावर्ची का यहाँ पे ई बकलोला कर रहा मिस्त्री का। रक्षाबंधन में खाना सब चीज ठीक ठाक था, और थोड़ा सा अगर इधर उधर हुआ होगा तो किसकी गलती है? हाँ हाँ, बावर्ची। आगे बढ़ जा। चलिए, तो 14 शिलालेख याद रहेगा ना? अब आगे कल हम आपसे 14वां शिलालेख पूछेंगे, सुना दीजिएगा आप लोग। आज के लिए इतना ही। 14